न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब आपका स्वागत है। जैन साहब, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और दिल्ली का जो जीटीबी अस्पताल है उसमें आप पूर्व में प्रिंसिपल रह चुके हैं। सर पुनः स्वागत है आपका जैन साहब। जी धन्यवाद। जैन साहब, दो बड़ा सवाल है। देखा जाता है कि कोरोना के बाद बहुत सारी स्थितियों में स्वास्थ्य की परिस्थितियों में बदलाव आया है, मानवीय सोच में बदलाव आया है। सर मैं कम समय में चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जो नए दर्शक हैं उनको हो जाए, क्योंकि यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। कोरोना के बाद विदेशों से अलग अलग जगह से लोग यूट्यूब पे ही बहुत कुछ देखते थे। तो जैन साहब, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए सर। मैं अनिल जैन, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है और एसोसिएटेड गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 1988 से कार्यरत था। वहीं से असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स बहुत साल, और बाद में प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के पद से सुपरएनुएट हुआ था 2022 में। और मेरा प्राइमरीली फील्ड एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस, और इनके लिए मेरे पास बड़ा शोध दुनिया में जाना जाता है। जैन साहब, देखा जाता है कि लोग यही कहते हैं कि हमारी जो मेडिकल साइंस है बहुत तरक्की कर गया है और जो शरीर का जो बनावट है, जो शरीर की गतिविधियां हैं सर, वो सब कुछ हड्डियों पर निर्भर करता है। सवाल मेरा ये है कि आम लोग जिस तरह से समझ पाएँ कि यह हड्डी शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं चाहूँगा थोड़ा बताएं आप। देखिए, हड्डी मेरे हिसाब से तो हड्डी का वही रोल है जो मकान में कंक्रीट का रोल होता है, मकान में स्ट्रक्चर का रोल होता है। हड्डी शरीर का स्ट्रक्चर है। तो हड्डी आपको नॉट ओनली आपको आकार देती है, बल्कि आपको एक चलने फिरने और इन सब के लिए एक आधार देती है। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शरीर का अंग है और इम्पॉर्टेंट अंगों की तरह, क्योंकि लेकिन इसको मजबूत रखना, इसको अच्छा रखना, इसके बारे में बहुत कम ज्ञान लोगों को है ही नहीं है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान हमको देना चाहिए लोगों को। उसके लिए सबसे पहले एक बहुत मोटी सी बात समझने की है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शरीर बहुत छोटा होता है, उसकी हड्डी कुछ थोड़े से ग्राम की होती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसकी हड्डी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली ये हड्डी बढ़ती है और बाद में उस हड्डी को तंदुरुस्त रखना हमारा कर्तव्य है। बढ़ती है लंबाई में, दूसरी हड्डी बढ़ती है चौड़ाई में। अच्छा, हाँ, लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ती है, क्योंकि और ये बढ़ाव शरीर में 21 से 25 साल तक होता है। और इन हड्डियों को बढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं वो ये होते हैं कि प्रोटीन होना चाहिए खाने में, कैल्शियम होना चाहिए खाने में, और हड्डी ज़्यादा तब बनती है जब उस हड्डी के ऊपर जोर डाला जाए, वजन डाला जाए। इसका मतलब ये है कि अब एक बच्चा क्या वजन डालेगा, इसका हमें फिर बच्चे की 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि एक तो बच्चे को हम बहुत अच्छी खुराक दें। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को अच्छी खुराक नहीं मिलती और जिनको बहुत अच्छी खुराक मिलती है, उनकी हड्डी में और उनके ग्रोथ में, बढ़त में अंतर दिखाई देता है। तो हमको इसका मतलब है बच्चे को बहुत अच्छा आहार देने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को मिनरल देने की ज़रूरत है जिसमें कैल्शियम हो। अब कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, दही, मट्ठा, पनीर, इन सब दूध प्रोडक्ट में अच्छा कैल्शियम होता है। कुछ ताज़े फलों में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तो हमें इसका मतलब ताज़ा फल और दूध का सेवन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों के लिए भी? बड़ों के लिए मैं फिर से आता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि कैसे बढ़ते हैं।
ना तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल हमारा सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला काम कमजोर है कि यूनिट सही है। बच्चे जो है, क्योंकि अगर वो अपनी हड्डी पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे तो हड्डी बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी। आप देखिए, एक आदमी को अगर कोई पोलियो हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें उसका चलना फिरना कम होता है तो उसकी हड्डियां पतली होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल आदमी होता है उसकी हड्डी लंबी और चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हड्डी पे जितना हम स्ट्रेस डालेंगे उतना वो हड्डी ज़्यादा बनेगी, बॉडी उसकी हड्डी ज़्यादा बनाती है। इसका मतलब है बच्चों को नियमित रूप से व्यायाम और खेलना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में जब उनकी ग्रोथ खत्म हो, उनकी बढ़त खत्म हो, उनमें अच्छी हड्डियां डेवलप हो जाए। तो एक तो ये बात है जो साधारण प्रक्रिया है, और साधारण प्रक्रिया को जबकि आज नहीं हो रहा है। हम कैसे, जबकि हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को खेलने कूदने का कोई जोर नहीं है, बिल्कुल कोई जोर नहीं है। तीसरी बात, जो चौथी बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ कि चूंकि हड्डी 25 साल के बाद, 25 से 30 साल के बाद हड्डी शरीर में बनना कम हो जाती है। प्रैक्टिकली उतनी हड्डी बनती है जितनी बॉडी नुकसान करती है रिपेयर करने के लिए। अगर बॉडी की कोई हड्डी में कुछ टूटपन आ जाता है तो थोड़ी हड्डी बनती है, लेकिन नॉर्मल तरीके से हड्डी का साइज, लंबाई या चौड़ाई नहीं बढ़ती, बल्कि 1% पर ईयर। अगर सपोज 30 साल पे हड्डी हमारी 100 बनी है तो 1% हर साल कम होती रहती है 30 साल के बाद। 30 साल के बाद कम होनी शुरू होती है जी, 45 साल के बाद तक। सर वो समझा नहीं, सुनिए, कम कैसे होगा? कम वो अपने आप कुदरती तौर पे, ये बॉडी की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि जितनी हड्डी 100 पे अगर बनेगी तो 1% साल कम होगी, तो भी हमारे को बहुत साल तक हमारे पास हड्डी बनी रहेगी। लेकिन अगर बचपन में हड्डी 60 बनी है, 70 बनी है, तो वो उसका जो नुकसान है बहुत जल्दी 60-65 साल की उम्र आते आते हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो साधारण एक्टिविटी को कोई झेल ना पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा बढ़ रहा है उस समय तक मैक्सिमम हड्डी बन जाए। हड्डी हमारी 100 बने, जितनी कुदरत बनाना चाहती है, हम उसको वो माहौल दें कि वो पूरी हड्डी बनाए। अब एक दूसरी बात आती है कि अब ये जो हड्डी का लॉस होता है 30 साल के बाद, आदमियों में और महिलाओं में 1% लॉस होता है हर साल। लेकिन जब 45 साल के बाद लेडीज़ का मेनोपॉज हो जाता है, उनकी हड्डी का लॉस 3% पर साल होता है। इसका मतलब औरतों में हड्डी का क्षय तेजी से होता है, ये उनकी कुदरती प्रक्रिया है। इसलिए हमें, और फिर हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारे वंश को भी आगे बढ़ाती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों में भी कुछ हद तक प्रोटीन, माँ का योगदान होता है बच्चे की हड्डियों में भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे लड़कियाँ जब वो बढ़त के फेस में हो, उनको भी वही माहौल मिले हड्डी के लिए का खेलने का, दूध पीने का, प्रोटीन पीने का, जो लड़कों को मिलता है। तो हमें ये डिफरेंस करना बंद करना चाहिए। लड़के जो कि आज में डिफरेंसेस है, हाँ, जो कि समाज में ये अभी है। अभी मैं समझता हूँ बहुत सारा, हालांकि उतना नहीं रहा जितना 30 साल पहले था, पर अभी भी समाज में एक है कि वो लड़कों को बेहतर लुक आफ्टर करते हैं, लड़कियों को बेहतर लुक आफ्टर नहीं करते हैं। हमें उनको भी उतना ही लुक आफ्टर करना है, उनको भी खेलने की अपॉर्चुनिटी देना है, उनको भी खाना अच्छा देना है ताकि प्रोटीन मिले, उनको भी दूध और दूध की प्रोडक्ट्स देनी है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बने, ताकि वो आगे की ज़िंदगी के कामों के लिए वो हमें अब उनका शरीर उनका साथ दे सके। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम एडल्ट हो गए, एडल्ट में हड्डी आ गई, तो एडल्ट में हड्डी को बनाए रखना, जो लॉस है हड्डी का, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्टिविटी करते हैं। इसका मतलब एडल्ट होने के बाद भी आपको अपने शरीर से एक्टिविटी करनी है, आपको वॉक करना है, आपको वर्जिश करना है, आपको नियमित तौर पे शरीर की हड्डियों पे वजन डालना है, उनसे काम लेना है, तभी वो अपनी हड्डियां बचा के रख सकती है। अदरवाइज वो नॉर्मल जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। हम उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो नॉर्मल लॉस मिनिमम हो और हड्डी रिपेयर करती रहे अपने को। इसलिए हमें अपने शरीर को बच्चा बड़े एडल्ट होने के बाद भी एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, ये सब हमें करना है
तभी हम अपनी हड्डियों को बचा सकते हैं। और नेचुरली ये तो अच्छी बात है कि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिनरल से एडल्ट में विटामिन, इसमें एक विटामिन भी होता है विटामिन डी जो हड्डियों को बनाए रखने में काम आता है। तो नॉर्मल और नेचुरली ये तो अच्छी बात है कि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिनरल से एडल्ट में विटामिन, इसमें एक विटामिन भी होता है विटामिन डी जो हड्डियों को बनाए रखने में काम आता है। तो नॉर्मल लाइफ में अगर हम 40 मिनट धूप को एक्सपोज करें अपने शरीर को, अपने हाथ को, स्किन को, तो धूप जब स्किन पे पड़ती है तो बॉडी में विटामिन डी बन जाता है। लेकिन आज आप देखिए आज के माहौल में कहीं कोई आपको दिखता है कि हम धूप में अपने को एक्सपोज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। सुबह से शाम तक देख लीजिए एसी में सोते हैं, पूरे कपड़े पहनते हैं, जरा सी धूप में बाहर नहीं निकलते। और सो अल्टीमेटली आपके विटामिन डी बनेगा कैसे? तो इसलिए हमें ये सब बातों का भी ध्यान रखना है कि अगर हम एक नियमित तौर पे विटामिन डी का सेवन करें, जो 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट होता है एडल्ट की रिक्वायरमेंट, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 500 से 800 मिलीग्राम एडल्ट्स के लिए, और ओल्ड एज में 1.1 ग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 60 साल के ऊपर होती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारी हड्डी मजबूत बनी रहे। ओल्ड एज आने पे हमको हल्के चोट लगने से, हल्के फिसलने से वो ना टूटें, क्योंकि अगर हड्डी कमजोर होगी तो उसका असर क्या होगा? छोटे गिरने से, छोटे चोट लगने से हड्डी टूट सकती है। तो हमें उसको टूटने से बचाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी हड्डियों का भी वैसे ही ध्यान रखें जैसे आप शरीर के और अंगों का ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, अपनी हर चीज़ का। तो हड्डी को भी समझें और उसका ध्यान रखें। सर, एक भ्रांति है, लोग कहते हैं कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ जगह की हड्डियां जुड़ती नहीं है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करें आप। देखिए, हड्डी तो सारी जुड़ती हैं, बॉडी का अटेम्प्ट होता है हड्डी को बनाना अगर टूट जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें उसके लिए रॉ मटेरियल देना होता है। रॉ मटेरियल मीन्स एक तो हड्डी को उसको अच्छे प्रोटीन्स मिले, कैल्शियम मिले, विटामिन डी मिले, मिनरल मिले। लेकिन अगर ये सब डेफिशिएंट होते हैं बॉडी में तो वो जुड़ती तो है लेकिन ताकत देने लायक नहीं जुड़ पाती। तो हमें उस समय उनको जरूरी है कि जिस समय एक फ्रैक्चर होता है उनको नियमित मात्रा से प्रॉपर तरीके से प्रोटीन्स दें, विटामिन दें, कैल्शियम दें। एट द सेम टाइम वो हड्डी बेसिकली कमजोर ना हो। तो उसके लिए मैंने इससे पहले आपको सारी बात समझाई कि हम हड्डी को मजबूत कैसे रख सकते हैं। तो अगर हमारी हड्डी मजबूत होगी तो टूटने, देखिए हादसा तो हो सकता है, तो उस टूटने से भी शरीर अपने आप अच्छी हड्डी बनाएगा और उसको जोड़ेगा। जैन साहब, 2 सवाल मेरा और मन में आ रहा था कि जैसे कि बाहरी बीमारी होती है, चाहे वो स्किन की हो, पेट की हो, लेकिन हड्डी का जो रोग होता है जल्दी किसी को डिफाइन, मतलब जो मरीज है आम जनता नहीं जानती है। नॉर्मली रूप से हड्डी के कौन कौन से रोग होते हैं जिससे इंसान को बचना चाहिए? देखिए, रोग तो कोई भी हो, जैसे लोग कहते टीबी वाला, हड्डी वाला टीबी हो गया, ऐसा मैं सुनता हूँ। तो उस तरह के मैं चाहूँगा जनता के लिए बताएं कि हड्डी का रोग कौन कौन सा होता है। देखिए, हड्डी में वही सारे रोग होते हैं जो शरीर के अन्य अंगों में होते हैं। ओके। हड्डी में भी इन्फेक्शन होता है। अच्छा। चाहे वो टीबी का इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरिया का पायोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं वो हो। हड्डी में भी कैंसर होता है, जैसे सारे अंगों में होता है। हड्डी भी टूटती है, जैसे सारे अंगों को चोट लगती है, हड्डी को भी चोट लगती है। जैसे सारे अंगों में विटामिन और इनकी डेफिशिएंसी होने से या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से और अंगों में फर्क पड़ता है, हड्डी में भी फर्क पड़ता है। और हड्डी में भी उम्र का असर होता है। उम्र के हिसाब से जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे बाल झड़ जाते हैं, तो हड्डी का भी क्षय होता है, हड्डी भी कमज़ोर होती है, जो मैंने आपको शुरू पहले वाले सवाल में बताया। तो हड्डी में भी सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन हड्डी की बीमारी अगर समय से पकड़ी ना जाए तो एक तो बीमारी का असर है, दूसरा हमारे में अंग में विकृति आ जाती है। और हमें इसीलिए हड्डी में कोई भी बीमारी अगर होती है तो हमें उसको जल्दी से अपने डॉक्टर को दिखाकर उसकी डायग्नोसिस बनवाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी बॉडी पीठ के किसी हिस्से में लगातार एक ही जगह दर्द है और थोड़ा सा शरीर गिरा हुआ रहता है, तो आई एम श्योर 3 से 6 हफ्ते 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक अगर इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर
के पास जाना चाहिए, ताकि वो देखें, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कभी भी एक दिन पेन 2 दिन पेन हो सकता है, लेकिन परसिस्टेंट लगातार एक जगह पर दर्द 3 हफ्ते और उससे अधिक, हमें डेफिनेटली एक ओपिनियन लेना चाहिए डॉक्टर की, हमें उसको डायग्नोसिस करना चाहिए। एक बार डायग्नोसिस हो जाएगी तो निदान भी हो जाएगा। एक वो कुछ भी हो सकता है, वो जैसे सारे अंगों में बीमारी होती है वैसे हड्डी में भी हर तरह की बीमारी। सर ये चैनल का बड़ा सौभाग्य है कि आप इतने अनुभवी शख्स का जो है इंटरव्यूज चैनल पे हो रहा है। सवाल मेरा है सर, जो विकलांगता है, जैसे देखा जाता है कि कुछ जन्म से विकलांगता होता है, एक एक्सीडेंटल होता है सर, तो हड्डी की जो मतलब क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस है, वो कहाँ तक अपडेट कर पाई है अपने को? देखिए, विकलांगता जो पैदाइशी विकलांगता होती है आजकल, पहले के पिछले 30 साल या 50 साल में उसमें बहुत अधिक काम हुआ है, और अब उतनी विकलांगता जो पैदाइशी बीमारियों की वो अब हम नहीं देखते, हम उनका इलाज अब कर पा रहे हैं। जैसे पहले पैदाइशी बच्चों के पैर टेढ़े होते थे, कुछ बच्चों के, चाहे 2000 बच्चों में 1 के होते थे, लेकिन आज की डेट में उनका इतना अच्छा इलाज पॉसिबल है कि उनको बिल्कुल नॉर्मल पैर हम कर सकते हैं। ऐसी पैदाइशी अगर बच्चे के कूल्हा खराब है तो उसका भी अच्छे ऑपरेशंस हो जाते हैं। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो विकृति पहले हुआ करती थी, दैट इज़ पोलियो। आई थिंक सरकार के बहुत अच्छे प्रयास से और WHO, अब हम पिछले 15 साल से 12 साल से हमारा देश पोलियो मुक्त है। अदरवाइज़ ये पोलियो की वजह से जो विकृति थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग तो सर्जन्स जो है पूरे टाइम उसी में लगे रहते थे, लेकिन अब सडनली वो बीमारी ग्लोब से, इंडिया से ख़त्म हो गई है, इसलिए एटलीस्ट वो विकृति तो हमारी बची है। अब तीसरी विकृति है जो चोट की वजह से हुई है। आई थिंक चोट की विकृति, देखिए हड्डी टूट गई है, उसको हमें जोड़ना है, बॉडी कुदरत ही जोड़ती है, हड्डी खुद बनती है, लेकिन सर्जन का, डॉक्टर का काम होता है उस हड्डी को उस हालत में रखे ताकि वो जुड़ सके, चाहे वो प्लास्टर के इलाज से करें चाहे ऑपरेशन के इलाज से करें। तो इसका मतलब है कि उसका उचित समय पर निदान, समय पर करने से हम वो विकृति को रोक सकते हैं। चोट लगने, फ्रैक्चर होने की विकृति 100% बचनी चाहिए, प्रॉपर इलाज से वो बच जाती है। और आजकल बहुत नया नया रिसर्च है उन चीज़ों में हुआ है और अच्छा इलाज पॉसिबल है। कुछ विकृति होती है जो जोड़ों की बीमारियों की वजह से होती है। आई थिंक उसमें भी अब उन जोड़ों की बीमारियों का विकृति, उनका इलाज ताकि वो विकृति ना बढ़े, पॉसिबल है। और अगर विकृति हो भी जाती है और आदमी को चलने में बहुत तकलीफ है तो ऐसे जॉइंट रिप्लेसमेंट टाइप के ऑपरेशंस अब बहुत अच्छे होने लगे हैं, बहुत अधिक होने लगे हैं कि आदमी मोस्ट ऑफ द इन विकृतियों में एक नॉर्मल लाइफ जीवन जी सकता है। सिमिलरली इन्फेक्शन, हड्डी में कोई गलन हो जाती है, चाहे टीबी की गलन है, इसको भी आज की डेट में हमारी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, हमारे ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं, बशर्ते हम डॉक्टर्स के पास टाइम से पहुँचें, जल्दी पहुँचें, ताकि उसकी डायग्नोसिस और उसका इलाज बीमारी, उसकी विकृति होने से पहले शुरू हो जाए, ताकि कम से कम विकृति हो या बिल्कुल ना हो। सर सवाल मेरा बहुत है, लेकिन उतना सवाल संभव नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि सर क्या बोलते हैं, जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो मतलब अक्सर देखा जाता है कि भाई डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब हमने ये काम कर दिया है, लेकिन अब बाकी जो है आपको फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ेगा, तो वो कितना महत्वपूर्ण अंग है सर? देखिए, शरीर को चलाना, जोड़ को चलाना, मांस चलाता है, जोड़ के का लचीलापन होने से वो चलता है, और मांस हड्डी में अपनी पकड़ से, 2 हड्डी के बीच में जो मांस है वो हमारे शरीर को चलाता है। अब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हुई, चाहे इन्फेक्शन हो गया, चाहे फ्रैक्चर हो गया, तो जब तक वो कुदरत, जब तक वो जुड़ेगी नहीं और इस लायक नहीं होगी कि वजन देने के लिए तैयार है, तो मांस हमारे जकड़ जाते हैं, जोड़ भी जकड़ जाते हैं और मांस भी जकड़ जाता है। और मांस का लचीला होना और मांस का काम करना बहुत ज़रूरी है अंग को चलाने के लिए। इसलिए उस समय ये कहा जाता है कि आप पहली बात अपने पूरे जॉइंट्स को जो जकड़ गए हैं उनको सीधा और पूरा मोड़ने की उनकी ताकत आए वापस,
मांस जो है वो अपनी पूरी लेंथ ले, स्ट्रेच करें उसको, और मांस में वो लचीलापन आ जाए कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करके या करके अपना वजन, अपना जो काम है शरीर को वजन ढोने का या ताकत देने का या वो कर सके। इसलिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम जोड़ को चलाएंगे भी, हम मसल्स को स्ट्रेच भी करेंगे, प्रॉपर लेंथ भी देंगे और प्रॉपर उसको ताकत देने के लिए एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये इक्वल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोनों फील्ड। सर एक सवाल भी और था, ऐसा क्या थोड़ा मैं चाहूँगा बस 5 मिनट और सुझाव आप दें कि बुजुर्ग लोग अक्सर अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए घुटनों का ऑपरेशन कराते हैं सर, तो घुटनों का ऑपरेशन कितना फायदेमंद है और अगर वो क्या करें कि घुटनों का ऑपरेशन ना कराना पड़े? सबसे पहला सवाल है कि क्या करें कि उनको ना कराना पड़े। आई थिंक उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जोड़ों का प्रॉपर इस्तेमाल करते रहें। बिस्तर पे बैठना, घर में बैठना, इनएक्टिविटी रखना, ये जोड़ों को खराब करता है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम उसको नियमित व्यायाम करें, हमारा मांस जो है वो मजबूत बना रहे, हमारे जोड़ के जो जोड़ है वो लचीले बने रहें। तो उसके लिए हमें उनके लिए एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो जोड़ वजन पूरी अपना जो इस्तेमाल है उसको पूरा कर सकें। तो ये तो पहली बात तो बचाने की होगी। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा ये भी समझना होगा कि कुछ चेंजेस हमारे समय के हिसाब से आते हैं। मैं आपको फिर वही एग्जांपल दूंगा कि उम्र आने के बाद पहले बहुत बाल होते हैं, बाद में थोड़े रह जाते हैं, तो हर आदमी बाल नहीं लगवाता है। इसी तरह की बात है कि अगर हमारे जोड़ चलते रहे हैं, उसमें हमारे दिनचर्या में हमें कोई रुकावट नहीं आ रही, तो कोई घुटना बदलने या किस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी दिनचर्या ही हम नहीं कर सकते उस दर्द के मारे, और हम अपने को एक्टिवली अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन है, इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और पेन से निजात दिलाना और अंगों को चलाना, ये अगर हम सही इंडिकेशन से करते हैं तो ये हमें मिलता है जॉइंट रिप्लेसमेंट से। सर 2 सवाल और था। कोरोना काल के बाद सर स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आया, उसमें सर एक इंश्योरेंस सेक्टर भी है काफ़ी बड़ा। हर कोई आदमी अपने को इंश्योर करना चाहता है, तो लेकिन देखा जाता है कि सर क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उपभोक्ताओं को एक संक्षिप्त में कुछ उनको ब्रीफिंग देना चाहिए उनको? मैं एक्चुअली इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी डॉक्टरी बनाते रहे, सरकारी रहा और मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और पेशेंट केयर में ही रहा, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वहाँ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। पर मेरे हिसाब से कोई भी उपभोक्ता को ये जानने का तो पूरा हक है कि उसके क्या कर्तव्य हैं और सामने वाले के क्या कर्तव्य हैं। तो ये जानने का हक तो उपभोक्ता। क्योंकि सर अक्सर मैं देखता हूँ जब आदमी पेशेंट प्रीमियम भर देता है और जब इलाज के लिए जाता है तो उसको कहा जाता है भाई आप इसमें इनरोल्ड नहीं हैं या इसमें आप बैठ नहीं रहे हैं। हाँ देखिए, ये हमारा इवॉल्विंग फील्ड है गवर्नमेंट इंडिया का, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें भी जो खामियां हैं वो दूर होंगी। बट यस, जानने का हक तो दोनों को ही है। जिसने इंश्योरेंस कराया उसको भी जानने का हक है, और ये बात जिस समय करा रहे हैं उस समय पूरी तरीके से जान लेना चाहिए कि हम किस चीज़ का हमें कवर मिलेगा। यस। मैं बहुत डिटेल में इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा। राइट सर, बस एक और सवाल था कि सर देखा जाता है कि कोरोना के काल के बाद जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड लाया। तो आयुष्मान कार्ड में पारदर्शिता की और आवश्यकता है? मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि हमने जिस ढंग से कोरोना को फेस किया है, आई थिंक बहुत ही एक चैलेंज था जो हमारे देश ने बहुत अच्छे से किया है। नहीं, डॉक्टर्स ने इवन हर सेक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया। अदरवाइज इतनी बड़ी जनता को, अगर आप पिछली कोरोना से पहले वाली जो पैंडेमिक जो 1918 में हुई थी उसको देखें तो उसके कंपैरिजन में हमने बहुत अच्छा किया है। और देखिए, हम एक दूसरे हर बार से सीखते हैं, इससे भी कुछ और नया चीज़ सीखा, पिछले पेंडेमिक से भी बहुत कुछ सीखा था। आई थिंक हमको लगता है कि हमने बहुत फेयर इस फील्ड में हमने काम किया। डेफिनेटली पूरे विश्व ने माना सर, पूरे विश्व मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी जनता को वैक्सीनेट करना, उनको केयर देना मजाक नहीं है।
बहुत अच्छे से किया। बचा के निकलना सर। मृत्यु दर मेरी सबसे कम थी सर पूरे विश्व में। कि सर ये युवाओं के लिए है, आप सर इस फील्ड में क्यों आया, डॉक्टर क्यों बनना पसंद किया आपने? इसका जवाब तो बहुत मुश्किल है शायद, क्योंकि सर अब तो गूगल है, पहले कुछ नहीं था। हाँ नहीं, बट इसका सिर्फ मुझे तो अपना बचपन याद आता है कि मैं तो शायद जबकि आई वॉज बेस्ट मैथमेटिक्स में, सबसे अच्छा था मैं। अच्छा। लेकिन मेरे दिमाग में बैठा हुआ था मुझे डॉक्टर बनना है, बात खत्म। तो उसमें तो देयर वाज नो इफ एंड बट, दिमाग में बस आया और बैठा। जी जी जी। और सर वो पल कौन सा था जब आप बहुत खुश हुए डॉक्टर बनने के बाद? देखिए, जब अगले दिन पेशेंट आके आपको कुछ अच्छी बात बोलता जी, है जी, जी। तो आपको वो दिन सबसे अच्छा लगता है। और शायद हम लोगों के पास वो मौके बहुत होते हैं कि जब लोग हम लोगों को स्ट्रेस शायद इसलिए कम होती है क्योंकि हमको वो मौके रोज मरीज देता है जब वो आके हमें थैंक्स करता है। डॉक्टर अनिल जैन, एक सवाल और था। आप एज ए प्रिंसिपल, एज ए प्रोफेसर बहुत सारे डॉक्टर आपने डिलीवर किए हैं सोसाइटी के लिए, कितना खुशी महसूस करते हैं आप? डेफिनेटली हमको पता है, हमको ऐसा हम जहाँ भी जाते हैं हमको कहीं कोई ना कोई अपना स्टूडेंट मिलता है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हम कहीं भी जाते हैं हमें कोई ना कोई 2-4 स्टूडेंट अपने मिल जाते हैं, तो अच्छा तो लगता है। अच्छा लगता है सर। अंत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? भाई, अगर हम उनके जैसा काम करने की आदत है ईमानदारी से काम करने की, तो देश का बदल जाएगा, टोटल बदल जाएगा। योगी जी के साथ He is absolutely unmatched person है। ये तो it is our luck that India has a prime minister like him and even the chief minister like him, because the way with clarity he controls the whole state. UP is not a small state and India is not a small country. It is almost 1/6 of the world population, India, and UP is almost more than many countries. Right. I think this is absolutely super and मैं तो 50 साल से 40 साल से यूपी में भी रहा हूँ और 60 साल से इंडिया में भी। आई थिंक हम स्वर्णिम काल से गुजर रहे हैं। कल मोदी जी ने सर एक व्याख्यान दिया कि हमें 1000 साल तक राम के स्मरण के साथ राम की गति को आगे बढ़ाना है। 2 शब्द बोलना चाहेंगे कल के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में? डेफिनेटली, बिकॉज राम इज नॉट अकेला, वो अकेले गॉड नहीं है, वो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का पार्ट है। चाहे कोई भी इंडियन हो, उसके अंदर से आवाज है वो। तो मुझे नहीं लगता जब कुछ नहीं निकले तो राम निकलता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें ये कोई डिबेट है। डॉक्टर अनिल जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे और सवाल हैं लेकिन अगले सेशन में हम आपसे बात करेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर।